एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। ठीक है, सो हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया में एक्सपैंड करते हैं, बंगाल को जीतते हैं, बंगाल में इनका एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, और सबसे पहला जीत जो उनका होता है बैटल ऑफ पलासी, वो किस तरीके से बैटल ऑफ पलासी को जीतते हैं और क्या रीज़न रहते हैं कि ब्रिटिश जो है इंडिया में आकर के इतना ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं एज़ कम्पेयर टू जितने भी दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनीज आती हैं, जैसे कि पुर्तगाल की और फ्रेंच की और डच की, उनके कंपेयर में। सो ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस बेल आइकन को भी दबा दें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी पेजेस जाके लाइक कर सकते हैं, जहाँ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ में इस हर वीडियो आने वाली की अपडेट मिलेगी और साथ में वीडियो की PDF भी वहाँ पे मिलेंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो काउज ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया की बात करेंगे कि ब्रिटिश जो है इंडिया में आए तो उनका क्या रीज़न रहा है कि वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड किए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सुपीरियर आर्म्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी की। ठीक है, सो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनने से पहले उनके पास वो बस एक मेयर ट्रेड कंपनी थी। ठीक है, लेकिन उनके साथ साथ उनके पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी, वो थी उनकी सुपीरियर आर्म्स और मिलिट्री। ठीक है, उनकी मिलिट्री जो थी बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी। बहुत ट्रेंड होने के कारण क्या था कि उनकी मिलिट्री जितनी ज़्यादा ट्रेंड थी और उनकी मिलिट्री के पास जो आर्म्स थे ना, वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न ज़माने के थे। उनके पास गन्स थी, उनके पास तोपें थी, जो यहाँ के रूलर जो थे, यहाँ के राजा, इंडियन राजाज के पास वो चीज़ नहीं थी। यहाँ के राजाज के पास जो आर्मी थी, वो आर्मी बेसिकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल थी। उनके पास जो भी वेपन्स थे वो ट्रेडिशनल वेपन्स थे, वो यूज़ करते थे लाठी और तलवार लड़ाई करने के लिए। बट वहाँ एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश की बात करें तो वो लोग क्या यूज़ करते थे कि वो लोग गन्स और तोपें यूज़ करते थे, जिसका बहुत बड़ा उनको बेनिफिट मिलता था। वो किसी भी या इंडियन राजा के साथ लड़ाई करते हैं तो उसको आसानी से जीत सकते थे। स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो वो लोग हर चीज़ को स्ट्रैटेजिकली लड़ाई करते हैं। जैसे कि आप पलासी में ही देखिएगा किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और किस तरीके से यहाँ के इंडियन रूलर को हराया जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला को। तो उन लोगों की जो भी स्ट्रैटेजी आपको मैंने बताया था कि ब्रिटिश में क्या होता है कि वॉइस रॉय होते हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल्स होते हैं और भी बहुत सारे उनमें पोस्ट होते हैं। तो हर चीज़ के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक प्लान्ड तरीके से हर चीज़ किया जाता है, जिसके कारण से उनकी जीत थोड़ी ज़्यादा, जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी की। ठीक है, बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मायने रखता है किसी भी मिलिट्री के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है तो वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे किसी भी वॉर में, किसी भी लड़ाई में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड होंगे। तो उनका जो भी प्लान्ड है और जो भी स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी तरीके से वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और वो उस फाइट को जीत सकते हैं। रेगुलर सैलरी की बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू इंडियन राजाज की। क्योंकि क्या होता था कि यहाँ से वो जो ट्रेड करते थे, यहाँ से कोई भी सामान ले जाकर बेचते थे अपने यूरोप में, तो वहाँ उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था, उनके पास फंड की कोई भी कमी नहीं होती थी। तो रेगुलर सैलरी सप्लाई होता था उनके आर्मीज़ को, और रेगुलर सैलरी जब होता है तो कोई भी आर्मी बहुत ही ज़्यादा लॉयल तरीके से काम करती है। लेकिन इंडियन राजाज की बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत सारे ज़मींदार थे, वो बीच में पैसा रख लेते थे, कभी फ्लड आ गया, कभी ड्राउट आ गया। तो इसकी वजह से क्या होता था कि उनके जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन थे वो हमेशा फिक्स नहीं होते थे, हमेशा सही नहीं होते थे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते थे। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करते हैं तो सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन की बात करते हैं। तो सिविल डिसिप्लिन और फेयर सिलेक्शन, तो उनका जो डिसिप्लिन सिस्टम था वो बहुत अच्छे तरीके से, और जो सिलेक्शन था वो सिलेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर होता था। यहाँ की क्या होते थे इंडियन में कि इंडिया के जितनी भी आर्मी होती थी और मिलिट्री होती थी, उनका जो सिलेक्शन होता था वो हायरार्की के तौर पे होता था कि अगर किसी के नॉवल हैं तो उनके अगर कोई रिश्तेदार हैं तो वो कह दिए तो आर्मी में आ गए। लेकिन वहाँ क्या होता था, या फिर यहाँ जान पहचान हो गया तो ज़मींदार का कोई बेटा है तो हो गया, ज़मींदार की कोई रिलेटिव है तो हो गया। बट एज़ कम्पेयर टू वहाँ की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक पूरा का पूरा सिस्टम था, उस पूरे सिस्टम के तरीके से सिलेक्शन होता था। ठीक है,
तो ये जो सिस्टम होता है फेयर सिलेक्शन, तो यहाँ पे स्किल्ड जो है, जिस तरीके से जैसे वो स्किल्ड हैं, जितनी उनकी क्वालिफिकेशंस है उस आधार पे उनको पोस्ट मिलते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ पर सब कुछ हायरार्की के तौर पे, जान पहचान के तौर पे, राजा का जान पहचान है, कास्ट बेसिस पे, इन सब की वजह से क्या होता था कि आर्मी में जो ट्रेंड और जो पूरे एक्सपीरियंस आना चाहिए, जो वो एक लॉयल्टी आनी चाहिए, वो नहीं आती थी। कहीं ना कहीं उनको तो मतलब जो स्किल्ड नहीं भी हैं उनको भी अगर फ्री में पोस्ट मिल जाए तो वो उस तरीके से काम नहीं करेंगे जितने वो जो उनके हकदार होंगे, उस पोस्ट के जो हकदार होंगे उनको अगर मिले तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ सेकेंड लाइन लीडर्स। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं ब्रिलियंट सपोर्ट की। तो देखिए, ब्रिलियंट जो लीडर्स होते थे जिसके अंदर रॉबर्ट क्लिफ, वॉरेन हास्टिंग, ठीक है, मुनरो, डलहौजी, ये सब जो हो गए ना ब्रिलियंट लीडर्स हो गए। इनकी लीडरशिप ने बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ थी जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलती है कि परफॉर्मेंस से एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी तैयार होता है, और स्ट्रैटेजी जो है ना कहीं बहुत अच्छी हेल्प करती है उन लोगों को किसी भी लड़ाई को जीतने में। ठीक है, सेकेंड लाइन लीडर्स की बात करते हैं तो सेकेंड लाइन लीडर में सर अय्यरकूटे, लॉर्ड लेक, ऑथर विल्सले, ये सब जो है सेकेंड लाइन लीडर्स होते हैं। सेकेंड लाइन लीडर जो होते हैं वो बेसिकली सिर्फ जीतने के लिए नहीं, अपने नेशन के प्राइड के लिए वो लोग सोचते हैं, तो इन लोगों को सेकेंड लाइन लीडर्स के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं कहीं ना कहीं ब्रिटिश के इंडिया में एक्सपेंशन की। सेकेंड बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप की। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि इनके पास एक बहुत बड़ा बैकअप होता था इंग्लैंड से। ठीक है, मान लीजिए किसी भी टाइम इनका रेवेन्यू कुछ कम हुआ या कुछ भी फाइनेंशियल लॉस हुआ यहाँ की कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उनके पास एक बैकअप होता था कि वहाँ आप ब्रिटेन से ये पैसा मंगा सकते हैं। ठीक है, कुछ हेल्प मांग सकते हैं। तो ये जो बैकअप था ना, और इनके पास ऑब्वियसली पैसे की कमी तो हो रही थी क्योंकि इनका ट्रेड जो था, बहुत सारे ट्रेड जो थे यहाँ से ये लोग करते थे, तो प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा होता ही था। लेकिन इन्होंने कर्नाटक वगैरह को भी जीता था, तो उस जगह से क्या होना स्टार्ट हुआ था कि इनका जो है ट्रेड फ्री होना स्टार्ट होती है, यहाँ पे इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। तो कह सकते हैं कि इनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा स्ट्रांग हो चुका था। ठीक है, उसके बाद बारी आती है नेशनल प्राइड की। नेशनल प्राइड एक बहुत बड़ा टर्म है जो इंडिया में बहुत ज़्यादा लैक किया था। कि नेशनल प्राइड की जहाँ तक बात करते हैं तो यहाँ इंडिया में क्या था कि छोटे छोटे बहुत सारे राजाज थे। उन सारे राजाज का ये होता था कि अपने टेरिटरी को बस बचा लेना है, अपने टेरिटरी में ही राज करना है, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं होता था कि बगल वाले राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है, मुगल जब तक थे तो मुगल में क्या था कि मुगल पूरे के पूरे जितनी भी उनका साम्राज्य था, नीचे विजयनगर को छोड़ करके जितना भी उनका साम्राज्य था वो उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से गवर्न कर लेते थे। बड़े बड़े जैसे कि राजा से, जैसे कि औरंगजेब तक थे, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ये सब जो थे ना, ये बहुत अच्छे तरीके से गवर्न करते हैं। लेकिन उनके बाद जो क्या हो गया कि पूरा का पूरा इंडिया टूट गया छोटे छोटे राजाओं में। तो उनकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो गया कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, और टुकड़ों में टूटने से क्या होता है, इनका फ़ायदा किसी भी फॉरेनर को मिला। ठीक है, यही फ़ायदा था कि ब्रिटिश ने इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाया कि अब यहाँ तो छोटे छोटे राजा आ गए, एक को अगर मैं मान लो बोल दो कि हाँ तुम्हारे खिलाफ वो बोल रहा है, दोनों को लड़वा दो, दोनों आपस में लड़े, किसी एक का सपोर्ट कर दो, सामने वाले को हरा दो। ठीक है, और बदले में क्या ले लो कि बदले में वहाँ का कोई छोटा छोटा शहर ले लो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। तो ये एक सिस्टम था, बहुत ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने इसको फॉलो किया और इंडिया पे बहुत अच्छे तरीके से राज किया। नेशनलिज्म नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ के जो भी राजा लड़ते थे तो बस अपने टेरिटरी के लिए, पूरी की पूरी कंट्री के लिए बिल्कुल लड़ते थे। ठीक है, तो ये सब काउजेज है, बहुत सारे ये इंपॉर्टेंट काउजेज है। यही बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि ब्रिटिश इंडिया में एक्सपैंड कर पाई इतना ज़्यादा, लेकिन और बाकी जो है सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि उन लोगों की अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी। बट ब्रिटिश इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपैंड कर पाए। सो आइए देखते हैं किस तरीके से बंगाल को इन्होंने जीता और बंगाल में किस तरीके से इनका एक्सपेंशन होता है। सो बंगाल की बात करें तो बंगाल को ही इन्होंने क्यों चूज़ किया भाई, कि आखिर बंगाल में इतना एक्सपेंशन क्यों किया जाए, और भी बहुत सारे जगह थी इंडिया में। तो बंगाल जो था बहुत ही ज़्यादा रिच प्रोविंस था उस ज़माने का, क्योंकि बंगाल से क्या होता था कि बहुत सारे ट्रेड्स होते थे। ठीक है, अबाउट 60% जो एशिया से ट्रेड होता था वो बंगाल से ही होता था। अब सोचिए यूरोप से ट्रेड हो रहा है ईस्ट, ठीक है, इसमें 60% बंगाल से हो रहा है। तो बंगाल कितना ज़्यादा रिच प्रोविंस हुआ, जिसके अंदर साल्टपीटर, राइस, इंडिगो, पेपर, उसके बाद शुगर, सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल
और हैंडीक्राफ्ट, ये सब का यहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, तो मान लीजिए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ है और ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बंगाल पे कब्जा कर लेती तो उनका 60% तो प्रॉफिट यहीं से आ जाने वाला है बंगाल से। बाकी अदर से अगर थोड़ा बहुत आ भी रहा है तो ठीक है, लेकिन 60% तो इनका बंगाल से ही आ जाने वाला है। तो इनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो बंगाल इनके लिए बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब की तरह बिहेव करने वाला था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सो बंगाल उस ज़माने का क्या था कि बंगाल जो था वो उड़ीसा, बिहार और बांग्लादेश इन सबको मिला करके एक बड़ा सा प्रोविंस था। ठीक है, ये बड़ा सा प्रोविंस था। तो ब्रिटिश वालों ने किया यूँ था कि मुगल्स, ठीक है, उस टाइम भी मुगल मोहम्मद शाह थे, तो मुगल से कह करके उन्होंने क्या किया था, फ्री ट्रेड करने के लिए वहाँ पर एक सिस्टम लागू किया था, जिसके अंदर क्या था कि उनको दस्तक दिए गए थे, पासेस। ठीक है, पासेस दिए गए थे कि आपको ये मुगल को ये पे करते थे हर साल। ठीक है, पर एनम ये पे करते थे 3000 रुपये, यानी कि अगर पाउंड की बात करें तो 350। ठीक है, तो ये पे करते थे और उसके बदले इनको फ्री पासेस दिए गए थे, फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी गई थी। दस्तक जो पासेस का नाम है वो इनको दिए गए थे कि आप इसको लेके जाइएगा तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी या फिर आपको स्टेट पास, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर जा रहे हैं तो आपको कुछ भी पे नहीं करना है, जिनके पास ये पास होगा। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ब्रिटिश कंपनी जो थी बहुत अच्छे तरीके से इसका फ़ायदा उठाती थी। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अब आने स्टार्ट ये हो गए थे कि ब्रिटिश कंपनी क्या होती थी, कंपनी के लोग हैं तो कंपनी के ऑफिसर्स अगर लेके जा रहे हैं कोई सामान तो वो इस्तेमाल करेंगे पासेस का। बट क्या होता था कि ब्रिटिश जो कंपनी थी ना, उसके जो ऑफिसर्स थे ना, वो कंपनी के अलावा प्राइवेट ट्रेड भी बहुत ज़्यादा करते थे। अब अपना पर्सनल ट्रेड कर रहे हैं, उसमें भी क्या कर रहे थे, उसी पासेस का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या होने स्टार्ट हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू एक फिक्स्ड अमाउंट तक ही तय की जाती है कि हाँ चलो ठीक है, इतना का लोग ट्रेड करेंगे तो उस हिसाब से इतना का इनसे, जैसे कि देखो 3000 था तो 3000 रुपये अगर इनसे ली जाती है तो एक्सपेक्ट की जाती है कि 3000 तक के आसपास का ही रेवेन्यू इनसे जनरेट हो पाता अगर दस्तक ना देते इनको तो। ठीक है, बट ये क्या कर रहे थे, प्राइवेट ट्रेड को भी इन्वॉल्व कर देते थे उसी दस्तक के पास से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इन्होंने क्या किया था कि हुगली, कासिम बाज़ार, वेल्लोर, पटना और ढाका, इन सब जगह पे क्या किया था कि अपना फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किया था बाई 1690। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में ये सारे अपने फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करके रखा था। और जो 3000 रुपये ये मुगल को देते थे, उसके बदले इनका जो इनकम होता था वो 50,000 पर एनम कम, ये क्या बोलते हैं, पाउंड इनका इनकम होता था। ठीक है, जो ये पे करते थे मात्र 350 पाउंड इंडिया में, और इनका प्रॉफिट कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि बंगाल को ये जो है ट्रेड अभी तक चल रहा था। ठीक है, 1700 में मुर्शीद अली खान जो है दीवान बनते हैं बंगाल के और रूल करते हैं 1727 तक। ठीक है, उसके बाद फिर सुजाउद्दीन आते हैं, वो रूल करते हैं 1739 तक। उसके बाद क्या होता है कि सरफराज खान आते हैं, सरफराज खान को मार देते हैं अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान जो है रूल करते हैं। ठीक है, अलीवर्दी खान में उन्होंने एक क्या काम किया कि उन्होंने मुगल से रिश्ते, उनके रिलेशंस ख़राब हो गए। वो बेसिकली डिप्टी गवर्नर जो थे ना, डिप्टी गवर्नर तो बने, बट उन्होंने क्या किया कि मुगल्स को ट्रिब्यूट देना ही बंद कर दिया कि मुगल से अब हमको कोई मतलब नहीं, हम अपना पूरा का पूरा बंगाल जो है वो मेरा है, हम यहीं पे रूल करेंगे और सारा रेवेन्यू जो है हम अपने तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम्स। पहले था मुगल को, तो मुगल उतने ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उनके जो राजाज थे मोहम्मद शाह वगैरह, तो उन लोगों को क्या था कि उतने अच्छे तरीके से गवर्न करने नहीं आता था, एडमिनिस्ट्रेशन उनका बहुत अच्छा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका फ़ायदा उठा, लेकिन अलीवर्दी खान जब आए तो ये क्या थे, इन्होंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। मुगल से अपना सिस्टम खत्म हो गया, तो अब रेवेन्यू जो भी होगा जनरेट होगा वो उनको डायरेक्टली फ़ायदा करेगा। ठीक है, या फिर कम होगा तो उनको नुकसान करेगा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब ये एक मैप है, आप मैप में देख सकते हैं किस तरीके से बंगाल उस टाइम का था। ठीक है, ये पूरा का पूरा यूनाइटेड बंगाल है। आज जो बंगाल है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। ये पूरा का पूरा उस टाइम का था 1700 का बंगाल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे।
आगे हम बात करते हैं तो अलीवर्दी खान। अब एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बंगाल जो था, बंगाल इतना अच्छा था कि पूरे इंडिया में क्या हो रहा था कि जट के रिवॉल्ट्स हो रहे थे, फिर बहुत सारे इन्वेशंस थे जिसमें बहुत ज़्यादा फेमस है नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का। ये सब इन्वेशंस और रिवॉल्ट जो हो रहे थे उन सब चीज़ों से फ्री था बंगाल, क्योंकि बंगाल में इन सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस बिल्कुल न के बराबर था। ठीक है, तो इस वजह से भी क्या था कि ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि बंगाल उनके पास होना चाहिए, तो बंगाल से बहुत अच्छा उनका ट्रेड हो सकता है। ठीक है, सो देखिएगा अब अलीवर्दी खान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इनसे ही डिस्प्यूट अब स्टार्ट होगा, इससे पहले कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अलीवर्दी खान बेसिकली क्या है कि सरफराज खान को मार देते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं कि खुद बन जाते हैं यहाँ के सूबेदार। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है ना बहुत सारा मोहम्मद शाह को बहुत सारा सम पे करते हैं और उसके बाद खुद तो सूबेदार बन जाते हैं और बाद में रिलेशंस वहाँ से ख़राब ही हो जाते हैं। ठीक, अब बंगाल में क्या होता है कि ब्रिटिश मराठास से ना क्या होता है कि अलीवर्दी खान का मराठास से लड़ाई चलता है। ठीक है, लड़ाई ऑब्वियसली मराठास और इनके बीच होती रहती है। ब्रिटिश इसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने फोर्ट विलियम, वहाँ पर फोर्ट विलियम है, ठीक है, आप जाओ कभी बंगाल तो आप देख सकते हो कलकत्ता में फोर्ट विलियम है, उसका फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। रीज़न ये देते हैं कि हमें जो है डर है कि कहीं मराठास आए तो हम पे भी ना अटैक कर दें, दैट्स वाई हम लोग अपना फोर्टिफिकेशन कर लेते हैं। अब ये था कि अलीवर्दी खान को इस बात की पता नहीं थी। ठीक है, साथ में फ्रेंच जो थे, फ्रेंच भी थे। ठीक है, फ्रेंच भी थे, फ्रेंच जो है फ्रेंच भी अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, बट वो अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, बंगाल की जो राजा थे, बंगाल के राजा के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो भी अपना धीरे धीरे कर रहे थे। ठीक है, फोर्टिफिकेशन वो भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन तो किया ये बोल करके कि मराठास से मुझे डर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ऑब्जेक्शन लगाया। जब इनको पता चला तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया कि ये तो आप बिना हमसे पूछे आप ये फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उन्होंने इसकी बात बिल्कुल नहीं मानी। ऑब्जेक्शन की कोई मीनिंग नहीं बनता है, ऑब्जेक्शन हम कर रहे हैं तो अपना सही कर रहे हैं। बट क्या होता है कि 1756 में ये मर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये मर जाते हैं। अब बारी आती है सिराज उद दौला। सिराज उद दौला जो है वो इनकी बेटी के बेटे हैं। ठीक है, यानी कि ग्रैंडसन है। ठीक, अलीवर्दी के ये जो है 20 साल में ही गद्दी पे बैठ जाते हैं और बहुत ही जल्दी टेम्पर्ड होने वाले हैं। ठीक, मतलब बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है। अब सिराजुद्दीन दौला के साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बैठ तो गए लेकिन इनको मतलब कह सकते हैं विरासत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मिली हैं। एक तो मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सरदर्द थी। दूसरा क्या था, इनको इंटरनल भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। इंटरनल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो इंटरनल प्रॉब्लम्स में क्या है कि इनके कज़न है। ठीक है, इनके कज़न है नवाब ऑफ पूर्णिया। ठीक है, शौकत जंग, ये इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। उसके बाद घियास्ती बेगम, ठीक है, इनकी आंट है, वो भी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि ये क्या थी कि होस्टाइल थी, शत्रुता, इनकी शत्रु ही एक तरीके से कह सकते हैं। उसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मीर जफ़र, जो इनका कहने के लिए कमांडर था, लेकिन कमांडर ऐसा कुछ भी काम बिल्कुल नहीं करता था। ठीक है, इनके अगेंस्ट ही रहता था। ठीक है, रिवोल्ट करने के लिए कभी भी तैयार रहता था। उसके बाद बात करते हैं कि हिंदू पॉपुलेशन, वहाँ पे तो पूरा का पूरा हिंदू पॉपुलेशन था, तो वो भी बहुत बड़ा एक रीज़न क्रिएट होता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर सिराजुद्दीन दौला के लिए प्रॉब्लम्स थे। उसके साथ साथ उनके कोर्ट में भी प्रॉब्लम था। कोर्ट में क्या था कि कुछ ऐसे लोग थे जैसे कि जगत सेठ हो गए, फिर ओमनी चंद हो गए, राय बल्लभ हो गए और राय दुर्लभ हो गए। ये ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं इनको पसंद नहीं करते थे कि ये राजा बने। ठीक है, इनके कोर्ट में ही होते थे, कोर्ट में के ही सब लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको पसंद नहीं करते थे कि ये राजा बने। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इनको इनसिक्योर फील कराता था, कि अब हम राजा तो बन गए हैं बट कभी भी ये लोग रिवॉल्ट कर सकते हैं या फिर हमको हटा सकते हैं। इसकी वजह से इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिसके अंदर शौकत जंग को मार दिया इन्होंने। ठीक है, घियास्ती बेगम को अलग कर दिया उनकी जायदाद वगैरह से। उसके बाद क्या किया कि मीर जफ़र को हटा दिया। ठीक है, और अपॉइंट किया मीर मदन को उनकी जगह पर। ठीक, उसके साथ मोहनलाल को अपना ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया या फिर कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो अब था कि अब ये तो रूल थोड़ा बहुत ठीक ठाक से करना स्टार्ट किए। ठीक है, अब देखिए बैटल की बात करते हैं तो अब रूल तो करना स्टार्ट तो किए इन्होंने। ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी वही थी। प्रॉब्लम्स क्या थी कि जो नवाब थे, मतलब इससे पहले अलीवर्दी खान और मुगल्स, उन्होंने क्या पास करके रखा था कि दस्तक कंपनीज़ को दे के रखा था। कंपनीज़ तो उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही थी कि आराम से जब मन जब, जहाँ मन जहाँ ट्रेड कर लिया। उसके साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट उन्होंने क्या किया कि ट्रेड तो खुद ही कर रहे थे दस्तक पे, रेवेन्यू लॉस तो ऑलरेडी हो रहा था। दूसरा काम क्या कर रहे थे कि प्राइवेट ट्रेड करते थे वो लोग, उसके ऑफिसर्स जो अपना ट्रेड करते थे उसमें भी दस्तक का इस्तेमाल करते थे। साथ साथ उन्होंने क्या किया, उसको बेचना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब अपने अगर कोई ज़मींदार बहुत ज़्यादा फेवरेट है तो उसको दे दिया कि हाँ तुम इसका इस्तेमाल करो, तुम भी ट्रेड करो फ्री में। अब तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो गया। ये सब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, सिराजुद्दीन दौला ने इस चीज़ पे एक्शन लेने की कोशिश की कि अब इस पे तो एक्शन होना ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या था कि क्या फोर्टिफिकेशन बहुत बड़ा एक रीज़न बना कि उन्होंने क्या किया कि रिफ्यूज़ किया कि आप फोर्टिफिकेशन बिना पूछे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, बट उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अब कोई भी नवाब होगा, बिना नवाब के उनके परमिशन के अगर फोर्टिफिकेशन किया जाए तो उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न बनता है। अब ये कुछ तो कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है कि उनके मर्जी के बगैर उनके ही एरिया में कोई भी फॉरेन कंपनीज आकर के फोर्टिफिकेशन करें। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि क्विक डिसीज़न लिया और डिसीज़न लेकर के दोनों को बंद करवाया, एक तो इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश के कलकत्ता में थे और फ्रेंच के जो थे वो थे चंदेव नगर में। दोनों के फोर्ट को बंद करवाने की बात कही। तो जो फ्रेंच थे वो तो अपनी बात मान गए कि चलिए ठीक है आप कह रहे हैं तो फोर्टिफिकेशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, बट इंग्लिश ने रिफ्यूज़ किया कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, आपकी बात हम बिल्कुल नहीं मानने वाले। ठीक, अब क्या होता है कि सिराजुद्दीन इस बात से बिल्कुल बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो तुरंत एक्शन लेते हैं और एक्शन लेकर के क्या करते हैं कि इंग्लिश फोर्ट जो होते हैं कासिम बाज़ार में उसको सीज़ कर देते हैं। ठीक है, सीज़ कर देते हैं और कलकत्ता तक मार्च करके जाते हैं और उसको सीज़ कर देते हैं और ऑक्युपाइड कर लेते हैं फोर्ट विलियम को। 20 जून की बात है, 20 जून को। ठीक है, अब ये सब जो है ना काउजेज ही क्रिएट हो रहे हैं कहीं ना कहीं कि कंपनी का जो रंपट मिसयूज़ था प्रिविलेज का, वो दस्तक का, फोर्टिफिकेशन। फिर बात करते हैं हम लोग की मिसयूज़ ऑफ कंपनीज। देखो, ठीक है, मिसयूज़ कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद वो नवाब के परमिशन के बिना फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि एक और काम सिराजुद्दीन ने किया कि उन्होंने क्या किया कि जितने भी ट्रेड थे उसको अब कर दिया कि कोई दस्तक वगैरह कुछ नहीं रहेगा, जो ट्रेड होगा वो नॉर्मल होगा जैसे मुर्शीद अली खान के टाइम पे होता था, किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, और जितने भी राज दुर्लभ और ये सब जो थे ये लोग क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं प्रिविलेज दे रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, बहुत इन लोगों को क्या मिल रहा था, इन लोग भी अपना प्राइवेट ट्रेड या फिर दस्तक का इस्तेमाल इन लोगों को करने को मिल रहा था। तो इन सब चीज़ों को सबको बैन करवाया और ये बहुत बड़ा काउज बनेगा अब बैटल ऑफ प्लासी का। ठीक है, बात करते हैं तो होता यूँ है कि ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि आपको कि सीज़ कर देते हैं, सिराजुद्दीन दौला सीज़ कर देते हैं और सीज़ करने के बाद अपनी ईजी विक्ट्री को मनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इंग्लिश जो है स्केप कर जाते हैं, इंग्लिश लोग जो है उनको वहाँ से भगा दी जाती है। वो लोग भगा दिए जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि जाकर के एक फुलता, ठीक है, इंग्लिश जो है ऑफिशियल जाकर के एक फुलता एक जगह है जो सी प्रोटेक्टेड है, नेवल सुपीरियरिटी वहाँ पर नेवल बेस था वहाँ पर, वहीं जाकर के वो लोग रुक जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ जाकर के वो लोग रुकते हैं तो होता यूँ है कि वो सिराजुद्दीन दौला ये समझते हैं कि चलो ठीक है हमने उन लोगों को हरा दिया, भगा दिया। ठीक, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाके रिफ्यूजी की तरह वेट करते हैं मद्रास से उनका मदद आने तक। ठीक है, ये बात जब रॉबर्ट क्लिफ को पता चलती है, रॉबर्ट क्लिफ वहाँ से आते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइज करते हैं एक बहुत ही अच्छे तरीके का स्ट्रेटजी। ठीक, स्ट्रेटजी होता है जिसके अंदर नवाब के कोर्ट के चीफ जो मीर बख्शी, मनिक चंद्र, फिर तुम्हारा जगत सेठ, अमित चंद, इन सब चीज और कादिम खान जो कमांडर होते हैं उन सब को लिया जाता है, मीर जफर जी को भी लिया जाता है। उन सब से मिल करके एक पूरा का पूरा प्लान तैयार किया जाता है और प्लान तैयार करके अब क्या किया जाएगा
कि एक पूरा का पूरा डिमांड रखा जाएगा, ठीक है। डिमांड रखा जाएगा किसके पास, तो भाई नवाब के पास, कि हमारी ये डिमांड्स है और हमें ये डिमांड्स चाहिए। अब तो ऑलरेडी बात तो हो चुकी थी कि नवाब ने ऑलरेडी इन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया था। अब वापस से आप डिमांड ला के रख रहे हैं, डिमांड तो मानने वाले हैं नहीं। अब दोनों तरफ हो चुकी थी कि बोथ साइड रियलाइज़ कर चुके थे कि अब तो वॉर होना तय है, ठीक है। क्या होता है कि अब इसके लिए दोनों के दोनों साइड कहाँ मिलते हैं, पलासी में मिलते हैं, ठीक है। पलासी में दोनों के दोनों मिलते हैं। तो क्या होता है कि 30 किलोमीटर जो है वो मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर है, ठीक है। पलासी जगह पड़ता है जहाँ 23 जून को, ठीक, 23 जून को पलासी का युद्ध होता है। अब युद्ध कहा जाए कि बस ऐसे ही कहा जाए कि एक छोटा सा नाटक, कुछ भी बोला जा सकता है। अगर हम यहाँ देखें कि मोहनलाल की तरफ से देखें या फिर मीर मदन की तरफ से देखें या सिराजुद्दीन दौला की तरफ से देखें तो ये एक युद्ध था। लेकिन अगर मीर जफ़र, जगत सेठ, रॉबर्ट क्लिफ इन लोगों की तरफ से देखें, मतलब ब्रिटिशर्स के साइड से देखें, तो ये बस एक नाटक था। क्योंकि सब कुछ यहाँ ये था कि लड़ाई होने से पहले ही सब कुछ तय था कि कौन जीतेगा, कौन लड़ाई करेगा, कौन नहीं लड़ाई करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि 23 जून को जब 1757 लड़ाई तो ज़रूर होता है, पलासी में बैटल होता है, लेकिन वो एक सिर्फ नाम का होता है। आप इसमें एक नोटिस करिएगा कि सिर्फ 29 मेंस ही मरते हैं किनकी तरफ से, तो वो मरते हैं आपके इनकी इंग्लिश की तरफ से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 29 मेंस ही मरते हैं इंग्लिश की तरफ से। लेकिन उनकी तरफ से क्या बोलते हैं, सिराजुद्दीन दौला की तरफ से 500 मेन अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। अब ये जो एक सिस्टम था, बाद में क्या होता है कि मिरान, ठीक है, मिरान जो होता है, मिरान क्या करता है कि नवाब के सोल्जर जो होते हैं उन सबको तो हैंडल करता ही है, मीर जफ़र भी हैंडल करता है। उसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दीन दौला को मार दिया जाता है और मीर जफ़र को बना दिया जाता है नया नवाब, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि सिराजुद्दीन दौला लड़ जरूर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से जितने भी लोग थे वो पहले ही बिक चुके थे, ठीक है। किनके हाथों, ब्रिटिशर्स के हाथों। ये सारा का सारा प्लान था वॉटसन और रॉबर्ट क्लिफ का। रॉबर्ट क्लिफ और वॉटसन इस तरीके से प्लान बनाए थे कि युद्ध के मैदान में उतरना तो है, लेकिन वहाँ पर कोई खून खराबा नहीं करना है, डायरेक्ट जीत तो पक्की होनी चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। यही वजह थी कि हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि एक्सपेंशन, ब्रिटिश का एक्सपेंशन था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी उनकी स्ट्रैटेजी, किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। फिर मीर जफ़र के जो सन होते हैं, मिरान होते हैं, वो सिराजुद्दीन दौला को मार देते हैं और मीर जफ़र को बनाया जाएगा यहाँ का नया नवाब, ठीक है। नया नवाब बना तो दिया जाता है, नया नवाब बन जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उससे अब पूरे के पूरे बंगाल पर कंट्रोल हो जाएगा ब्रिटिशर्स का। पहले वो कंपनी थी, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, ठीक है। जो ये मीर जफ़र होंगे, एक पपेट नवाब के नाम से जाने जाएंगे। पपेट नवाब मतलब बस कठपुतली रहेंगे, इनके हाथों में कुछ नहीं होगा, ये बस इतना ही इनका काम होगा कि बस एडमिनिस्ट्रेशन संभालिए, बाकी रेवेन्यू का काम ब्रिटिशर्स ही देखेंगे, ठीक है। जब ये हुआ तो इनाम के तौर पे तो मिलेगा, इनाम के तौर पे मीर जफ़र को इनाम मिल गया कि आपको नवाब बना दिया गया। तो मीर जफ़र ने क्या किया कि मीर जफ़र ने 24 परागना, ठीक है, 24 परागना और 17 करोड़ 7 लाख रुपए एज ए कंपेंसेशन दिए ब्रिटिश कंपनी को, ठीक है। अब उनको और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स थे उनको गिफ्ट्स और ब्राइब्स तो मिले ही अलग से, ठीक है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग क्या था कि रॉबर्ट क्लिफ को अकेले 2 मिलियन रुपीज़ मिले, वॉटसन को मिले 1 मिलियन, और पूरे की पूरी कंपनी के अगर एस्टिमेट निकाला जाए तो 30 मिलियन रुपीज़ जो है उनको मिला, ठीक है, पपेट नवाब से। आप समझ सकते हैं कि पपेट नवाब बनाने से फ़ायदा ब्रिटिश को कितना हुआ। एक तो वो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, कंपनी से एडमिनिस्ट्रेटर बने, उसके साथ साथ इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, ठीक है। उसके साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉफिट कि आगे से इनको कोई भी टैक्स नहीं मांगा जाएगा। अब आराम से आप ट्रेड करिए, कोई भी टैक्स वगैरह आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है,
सब कुछ पपेट नवाब जी देख लेंगे, मतलब मीर जाफ़र जी देख लेंगे। ठीक है, होता है थोड़े दिन चलते हैं मीर जाफ़र जी, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन मीर जाफ़र जी क्या होते हैं कि थोड़े दिन बाद ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा इनके रेवेन्यू पे इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हर टाइम पैसे की बात, और इनका टैक्स जो है कुछ आने वाला है नहीं। तब आप ही इमेजिन करिए, कोई भी पपेट नवाब हो चाहे कुछ भी हो, अगर उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है तो जाहिर सी बात उसको रेवेन्यू आना चाहिए। रेवेन्यू जितना भी आता था उसमें बहुत सारा, एक बहुत बड़ा हिस्सा तो चला जाता था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, ब्रिटिशर्स को चला गया। अब जो पैसे बचे उसके अंदर स्टेट्स को भी देखना है, पूरे स्टेट को देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो बहुत इनके लिए मुश्किल हो रहा था। ठीक है, कॉन्स्पिरेशन में फंस चुके थे। एक तरफ डच वाले, अब क्या होता था कि डच वगैरह जो है वो अगर यहाँ पर हमला करते हैं, बगल में मराठाज है वो हमला करते हैं, या फिर कोई भी इन्वेजन होता है दूसरे किसी भी स्टेट से, तो उसको भी देखना है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेशन में ये फंस चुके थे। तो उसके लिए क्या होता है कि एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मीर जफ़र के जो बेटे थे मिरान जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, उसके साथ क्या होता है कि फाइट स्टार्ट होता है कि अब जो है नया नवाब कौन बनेगा। मीर कासिम, ठीक है, सन इन लॉ ऑफ मीर जफ़र, और मिरान का जो बेटा था उसके बीच में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है फाइटिंग। तो क्या होता है कि बनस्टार्ट एक गवर्नर बनते हैं वहाँ के कलकत्ता के, वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं कि मीर कासिम को वो सपोर्ट करेंगे, और इस तरीके से क्या होता है कि मीर कासिम अब नए नवाब बनेंगे। ठीक है, मीर कासिम जो सन इन लॉ है मीर जफ़र के। ठीक है, उसके बाद उनको बनने के लिए एक साइन होता है, एक ट्रीटी साइन होता है जो 1760 में साइन होता है। उसके कुछ फीचर्स को हम लोग देखते हैं, की फीचर्स को फटाफट देख लेते हैं, की फीचर्स को। अब मीर कासिम बन तो चुके हैं लेकिन ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, ये भी ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, ये बहुत ही भले ही अच्छे हैं नवाब लेकिन ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं। अब क्या होगा कि बैटल ऑफ बक्सर होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं की फीचर्स 1760 की। तो मीर कासिम जो है एग्री हो जाते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट है बर्दवान है, मिदनापुर है और चितगोंग है, ये सारी चीज़ें, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स किसको दी जाएंगी, कंपनी को दे दी जाएंगी। भाई कंपनी के साथ साथ और क्या है कि शरशत का क्या है कि हाफ शेयर जो भी होगा वो कंपनी को मिलेगा। मीर कासिम और एग्री कर जाते हैं कि जितना भी ड्यूज़ है वो सारी ड्यूज़ को भी पे कर देंगे। ये मीर कासिम और एग्री क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि 5 लाख रुपए देंगे फाइनेंशियल कंपनी को, जो भी साउथ में जो वॉर होगा उसके अंदर 5 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। ठीक है, मीर कासिम और क्या एग्री करते भाई कि जो इनके एनिमीज़ होंगे कंपनी के वो इनका एनिमी, और जो इनका कंपनी का फ्रेंड वो इनका फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद और वो क्या एग्री करते हैं, मतलब नवाब बनने के लिए देखिए कितनी कितनी चीज़ों को एग्री कर रहे हैं। ठीक है, बस नवाब इनको बनना है। और क्या एग्री कर रहे हैं कि टेरेटरी जो होगा वो अलॉट, कोई भी यहाँ के जो पीसेंट होंगे या फिर टीनेंट होंगे वो कंपनी के एरिया में जा कर के सेटल नहीं होंगे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा ट्रीटी में साइन होता है। ये सब ट्रीटीज़ के पॉइंट्स थे। अब मीर जफ़र रिज़ाइन कर जाते हैं, उनको मिलता है एक फिक्स पेंशन 1500 रुपये का। अभी तक में आपने देखा बहुत इंटरेस्टिंगली कि मीर जफ़र जी आए, बैटल ऑफ पलासी हुआ, सिराजुद्दीन दौला को हटा दिया गया। अब मीर जफ़र जी आ गए, मीर जफ़र जी थोड़े दिन रहे, बट इतना ज़्यादा उनको परेशानी हुई हैंडल करने में कि रेवेन्यू है नहीं, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, यहाँ के स्टेट्स को देखना है, कोई भी वॉर हुआ उसको फाइनेंस करना है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया रिज़ाइन ले करके बैठ जाना ज़्यादा बढ़िया है, जाओ जा करके मीर कासिम अब तुम थोड़ा संभाल के देखो। मीर कासिम जो थे बहुत ही अच्छे लीडर थे, बेसिकली ये संभालते ज़रूर हैं लेकिन इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आता है। ठीक है, इनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आता है। ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, जो कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा बैटल ऑफ बक्सर के नाम से। ठीक है, तो आने वाला जो वीडियो होगा उसके हम लोग फिर बंगाल देखेंगे, बंगाल का पार्ट 2 होगा जिसके अंदर हम लोग बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पे। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।